धन्यवाद। आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के एक नए चैप्टर जिसका नाम है व्यतिकरण का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण को जानने से पहले हम लोग इसके बारे में और कुछ जानेंगे। व्यतिकरण इसकी इंग्लिश होती है इंटरफ्रेंस या आपके 12th क्लास का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोग जानेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले हम लोग जानेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता क्या है? तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। जब दो तरंगे एक ही माध्यम में एक दिशा में या विपरीत दिशा में संचरित होती हैं, जिनकी आवृत्ति लगभग बराबर हो, तो उन तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा उनके अलग अलग विस्थापनों के योग के मान के बराबर होता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए पहली तरंग जो है उसका विस्थापन है y1। पहली तरंग का जो विस्थापन है y1, दूसरी वाली तरंग का विस्थापन है y2। दो तरंगें एक ही माध्यम में संचरित होती हैं, तो अब दो तरंगें होंगी। पहली तरंग का विस्थापन y1 और दूसरी तरंग का विस्थापन क्या हो गया? y2। एक ही माध्यम में विस्थापित हो रहे हैं, एक ही माध्यम में संचरित हो रहे हैं, तो इन तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा दोनों तरंगों के विस्थापनों के योग के मान के बराबर होगा। कहने का मतलब है, तरंग के अध्यारोपण की सिद्धांत ये कहता है कि जब दो तरंगें एक ही माध्यम में संचरित होती हैं, दोनों तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के योग के मान के बराबर होता है, अर्थात y बराबर y1 प्लस y2। ये तो हो गया आपका तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। परिभाषा क्या लिखेंगे? जब दो तरंगें या दो से अधिक तरंगें भी हो सकती हैं, जब दो तरंगें या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तो उन तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा, तरंगों के विस्थापनों के योग के मान के बराबर होता है। तरंगों के विस्थापनों के योग के मान के बराबर होता है। कहने का मतलब है, जब दो या दो से अधिक तरंगें एक माध्यम में संचरित होती हैं, तो उन तरंगों का परिणामी विस्थापन तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। जैसे ऊपर दिखाया गया है, मान लीजिए पहली तरंग का विस्थापन y1 और दूसरी तरंग का विस्थापन y2। पहली तरंग का विस्थापन y1 और दूसरी तरंग का विस्थापन y2, तो दोनों तरंगों का जो परिणामी विस्थापन होगा उन तरंगों के विस्थापनों के योग के मान के बराबर होगा। ध्यान देंगे,
जब दो या दो से अधिक तरंगें, दो या दो से अधिक तरंगें एक माध्यम में संचरित होती हैं, उन तरंगों का परिणामी विस्थापन तरंगों के विस्थापनों के योग के बराबर होता है। सेकंड आपका है व्यतिकरण। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है व्यतिकरण। दूसरा टॉपिक है आपका व्यतिकरण। इसमें क्या होता है, जब समान आवृत्ति की, ध्यान देंगे रिपीटेशन, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही माध्यम में संचरित होती हैं, एक ही माध्यम में संचरित होती हैं, तो वे माध्यम के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु पर उनकी तीव्रता, या तो अधिकतम होती है और या तो न्यूनतम होती है। ध्यान देंगे, हमने क्या कहा, तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, या तो अधिकतम होगी या तो न्यूनतम होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही माध्यम में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण सिद्धांत से जिस बिंदु पर दोनों मिलती हैं, उस बिंदु पर उनकी तीव्रता या तो अधिकतम होती है और या तो न्यूनतम होती है। इसी को कहते हैं व्यतिकरण। और यह दो प्रकार का होता है। हमने क्या कहा, एक अधिकतम और एक शब्द आपका है न्यूनतम। दो शब्द, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। जब दोनों तरंगें एक माध्यम में संचरित हो रही हैं, जहाँ पर उनकी तीव्रता क्या हो, अधिकतम, और एक वो है जहाँ पर उनकी तीव्रता क्या हो, न्यूनतम। दो कंडीशन है, एक वह जहाँ पर उनकी तीव्रता क्या हो, अधिकतम हो, उसको हम लोग कहेंगे समपोषी व्यतिकरण। और दूसरे को क्या कहेंगे, जहाँ पर कम हो, उसको कहेंगे। दो कंडीशन है। पहला क्या है, जिस बिंदु पर दोनों तरंगें मिलेंगी वहां पर उनकी तीव्रता या तो अधिकतम होगी या तो न्यूनतम होगी। जब उनकी तीव्रता अधिकतम होगी तो उसको हम लोग कहेंगे समपोषी व्यतिकरण, और जिस बिंदु पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। दो चीजें होंगी, कहने का मतलब है। अब यहाँ पर एक ऐसे हम लोग जानेंगे कि समपोषी होगा और विनाशी होगा। ध्यान देंगे, यदि उनका विस्थापन अधिकतम हो, विस्थापन क्या हो, अधिकतम हो, तब वहां पर होगा समपोषी। और यदि विस्थापन न्यूनतम या शून्य हो तो वहां पर क्या होगा, विनाशी। तो कहने का मतलब है दो कंडीशन हो गई। परिभाषा क्या इसकी लिखेंगे, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में संचरित हो रही हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जिस बिंदु पर प्रकाश तरंगें मिलती हैं, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता या तो अधिकतम होती है और या तो न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, तरंगें मिल रही हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समपोषी व्यतिकरण। जिस बिंदु पर प्रकाश तरंगें मिलती हैं, तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होने पर उसे समपोषी व्यतिकरण, और प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होने पर उसे क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार सुनेंगे, जब समान आवृत्ति की यानी कैसी होंगी,
समान आवृत्ति की, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक दिशा में संचरित होती हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जिस बिंदु पर वो मिलती हैं, उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता या तो अधिकतम होती है और या तो न्यूनतम होती है। जब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संपोषी व्यतिकरण। तो जब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? विनाशी व्यतिकरण। इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश का व्यतिकरण। ये तो हो गया आपका प्रकाश का व्यतिकरण। दो चीज आप लोग ने जाना, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी। इसकी डिफिनीशन पूछी जाएगी। डिफिनीशन आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले कि व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण किसे कहते हैं? तो व्यतिकरण किसे कहते हैं हमने डेफिनेशन क्या बता दिया। दूसरा आपसे पूछे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ये आपको पता चल गया है। इसमें आपका दो हो गया, संपोषी हो गया और विनाशी हो गया। अब इसके बाद आपका आता है इसका डेरिवेशन। जैसे जब दो तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो उनके फार्मूले को हम लोग डेरिवेशन कैसे करेंगे? ये आगे देखते हैं। तरंगों के व्यतिकरण के पश्चात तीव्रता प्रकाश की तीव्रता का समीकरण। तरंगों के व्यतिकरण के पश्चात या तरंगों के व्यतिकरण के पश्चात प्रकाश की तीव्रता का समीकरण। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं, जो प्रकाश की तरंगें हैं किसी माध्यम में संचरित होती हैं, तब मान लीजिए जो दो तरंगें, पहली तरंग का विस्थापन हमने माना y1, पहली तरंग के विस्थापन को हमने माना y1 और दूसरी तरंग के विस्थापन को हमने माना y2। ध्यान देंगे, दो तरंगें माना, दो तरंगें जो कि समान आवृत्ति की हैं, एक माध्यम में संचरित हो रही हैं। पहली तरंग के विस्थापन को y1 और दूसरी तरंग के विस्थापन को y2। पहली तरंग का जो आयाम है उसको हमने माना a1 और दूसरी तरंग के आयाम को हमने माना a2। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = a1 sin ωt माइनस kx। इसका मतलब क्या हुआ कि x अक्ष की दिशा में, धनात्मक दिशा में संचरित हो रही है। दूसरी वाली जो कहते हैं तरंग है आपका a sin a2 sin ωt माइनस kx माइनस 5 इस प्रकार से संचरित हो रही है। ध्यान देंगे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, पहली तरंग के विस्थापन का समीकरण y1 = a sin ωt माइनस kx और दूसरी तरंग के विस्थापन का समीकरण y2 = a2 sin ωt माइनस kx माइनस 5। एक क्वेश्चन आपको प्राप्त होता, आपको 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में आप लोग इस इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका इक्वेशन आता है y = a sin ωt। फिर इसको जब हम लोग इसके फेज के रूप में लिखते हैं, कलांतर के रूप में, तो y = a sin ωt माइनस kx। और जब इन दो तरंगे आपके उनके बीच का कलांतर फाई होता है तो आपका क्या लिखा जाता है, ωt माइनस kx माइनस 5। +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है।
दो तरंगे आपकी होगी। ध्यान देंगे, ये आपको यहाँ से इक्वेशन प्राप्त होता है 11th में, इसको आप लोग स्टडी कर चुके हैं। पहला आपका हो गया पहले तरंग के विस्थापन का समीकरण y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx माइनस फाइव। ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, इसको हम लोग क्या लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। 2 पाई एफ, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, दोनों में क्या है सेम। और किस डायरेक्शन में, एक्स अक्ष के डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का कालांतर कितना है फाई है। और के इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लेमडा। 2 पाई अपान के इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लेमडा। लेमडा क्या होगा तरंग दैर्घ्य, के इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा। ध्यान देंगे पहली तरंग लिखेंगे कैसे, किस प्रकार से, माना दो तरंगे, दो समान आवृत्ति की तरंगे एक दिशा में संचरित होते हैं जिनके आयाम क्रमशः a1 और a2 है, जिनके आयाम क्रमशः a1 और a2 है। पहले तरंग के विस्थापन का समीकरण y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx और दूसरी तरंग के विस्थापन का समीकरण y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx माइनस फाइव। ये तो इतना आप लिखेंगे तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो अभी बताया क्या y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2। तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है जो तरंगे होंगी उनका परिणामी विस्थापन तरंगों के विस्थापनों के योग के मान के बराबर होता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2। y इक्वल टू y1 की वैल्यू पुट करेंगे a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx माइनस a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx और दूसरा आपका होगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx माइनस फाइव। अब यहाँ पर देखेंगे a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2। ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस kx, साइन ओमेगा टी माइनस kx और फाइव क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। कहने का मतलब है इसको हम लोग ऐसे भी सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस kx इस प्रकार से इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2, आप लोग फार्मूला साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस kx cos फाइव माइनस साइन फाइव cos ओमेगा टी माइनस kx। इस फार्मूले का यूज किया गया, इसको भी आप लोग देखेंगे साइन a माइनस बी। इस फार्मूले का यूज किया गया साइन a cos b माइनस cos a साइन, इस फार्मूले का यूज किया गया साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। a1 ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, a2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx cos फाइव माइनस a2 साइन फाइव cos ओमेगा टी माइनस kx इक्वल टू वैल्यू यहाँ पर देखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस kx साइन ओमेगा टी माइनस kx। इसको एक साथ कर देंगे, कॉमन करेंगे
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉमन करेंगे केवल A1 प्लस A2 cos फाइव माइनस, इसको लिखेंगे हम लोग cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको लिखेंगे A2 साइन फाइव। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें हम लोगों ने जो चीज़ देखा कि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स A1 प्लस A2 cos फाइव माइनस cos ओमेगा टी माइनस के एक्स A2 साइन फाइव। इसके बाद हम लोग देखेंगे माना A1 प्लस A2 cos फाइव इक्वल टू कैपिटल A cos थीटा और A2 साइन फाइव A साइन थीटा, ये माना गया है आपको। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को ये मान लेंगे और इस वैल्यू को ये मान लेंगे। यहाँ पर A कैपिटल A1 और A2 का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, A1 और A2 का जो परिणामी आयाम है हमने क्या माना, कैपिटल A। इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका हो गया 2.3। इक्वेशन 2 और 3 को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 का वर्ग करके जोड़ने पर तो जाएगा A1 प्लस A2 cos फाइव का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 cos फाइव प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बराबर A स्क्वायर कॉमन कर लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन में इसको एक साथ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू जो 1 हो जाएगी मिलेगा। आप क्या ध्यान देंगे, यहाँ पर होगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव बराबर A स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर रहेगा 4। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव इक्वल टू A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन की सहायता से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो कंडीशन थी, एक आपका था संपोषी और एक आपका था विनाशी। इसकी सहायता से हम लोग उसकी तीव्रता को कैलकुलेट कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जो तीव्रता होती है वह सदैव, जो तीव्रता होती है वह सदैव आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। हमेशा जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हमको आयाम मिला है, आयाम एम्पलीट्यूड क्या है, A1 A2 और कैपिटल A। लिखेंगे प्रकाश
की तीव्रता, इसको मिलते हैं आई, आयाम के वर्ग ए एम्पलीट्यूड के अनुक्रमानुपाती होती। प्रकाश की तीव्रता आई आयाम के वर्ग ए के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पर देखो पहली तरंग A1 लिखा गया है, पहली तरंग A1 लिखा गया है, पहली तरंग के लिए लिखते हैं I1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर, दूसरी तरंग के लिए प्रोपोर्शनल A2 स्क्वायर, और जो परिणामी तरंग है उसको हम लोग क्या I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी को लिख सकते हैं I1 इक्वल टू K A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू K A2 स्क्वायर, I इक्वल टू K A स्क्वायर। हम लोग इस प्रकार से पुट कर सकते हैं। ध्यान देंगे A1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 अपान A1 स्क्वायर इक्वल टू I1 अपान K, A2 स्क्वायर इक्वल टू I2 अपान K, A स्क्वायर इक्वल टू I अपान K। देखो पहले हम लोग पुट करेंगे ही के अनुक्रमानुपाती होती है A1 I1 अपान K, A2 स्क्वायर इक्वल टू I2 अपान K, A स्क्वायर इक्वल टू I अपान K। ये सब वैल्यू हम लोग किसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में अगर पुट करते हैं तो क्या होगी I1 बटे K प्लस I2 बटे K प्लस 2 इंटू A1, ध्यान देंगे A1 स्क्वायर I1 अपान K इंटू I2 अपान K इंटू cos phi इक्वल टू I अपान K। के अंडर रूट के कैंसिल, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi इक्वेशन नंबर 5। ये आपका जो है तीव्रता के पद में समीकरण I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi, ये आपका जो इक्वेशन है ये आपके इंटेंसिटी तीव्रता के पद में समीकरण है। अब यहाँ से दो कंडीशनें हैं, एक कंडीशन होता है संपोषी और एक होता है आपका विनाशी। संपोषी व्यक्तीकरण के लिए क्या होगा और विनाशी व्यक्तीकरण के लिए क्या होगा, इसी दोनों इक्वेशन के बारे में हम लोग कंडीशन में पढ़ते हैं। देखेंगे अब दो कंडीशन है आपकी, एक का संपोषी व्यक्तीकरण और एक होगा विनाशी। लिखेंगे संपोषी व्यक्तीकरण के लिए, संपोषी व्यक्तीकरण के लिए क्या कहा गया तीव्रता अधिकतम होगी, और तीव्रता अधिकतम तभी होगी जब cos phi की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। लिखेंगे तीव्रता अधिकतम तभी होगी, तीव्रता अधिकतम तभी होगी जब cos phi इक्वल टू क्या होगा 1, cos phi इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब तो हो गया phi की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, phi की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई, इस प्रकार से हो सकता है। अगर इस प्रकार से आपका है तो हमेशा इसकी जो वैल्यू होगी
को कितनी आएगी, 1 आएगी। तब लिखेंगे समीकरण 5 क्वेश्चन 5 से I1 I इक्वल टू जाएगा I1 प्लस I2 अंडर रूट I1 I2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे को हम लोग ले सकते हैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस बनाया जा रहा है अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर अंडर रूट I1 I2। ऐसे को हम लोग क्या ले सकते हैं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये आपका किसमें होगा, I मैक्सिमम ये आपका होगा इक्वेशन किसके लिए, अधिकतम अर्थात समपोषी व्यक्तीकरण के लिए। यहाँ पर ये चीज जो दिखाया गया, यहाँ पर I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 I2 की वैल्यू किसमें पूरी गई, इक्वेशन 4 में और 5 में। तो यहाँ पर देखिए किसको बनाया जा रहा है, किसमें, कंप्लीट फैक्टर के लिए, पूर्ण वर्ग के लिए, अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 इक्वल टू I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ये आपका किस टर्म में हो गया, तीव्रता। अगर इसको हम लोग एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखते हैं, एम्पलीट्यूड के टर्म में I मैक्सिमम इक्वल टू देखेंगे I प्रोपोर्शनल क्या था आपका, A स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट है, इसका अंडर रूट I प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका, A। यहाँ पर हम लिखते हैं A1 प्लस A2 का होल। ये आपका किस टर्म में हो गया, एम्पलीट्यूड टर्म में हो गया। ध्यान देंगे ये आयाम के पद में है और ये तीव्रता के पद में, या इस टर्म में आयाम के पद में है, इसमें तीव्रता के पद। ये तो आपका हो गया समपोषी व्यक्तीकरण। दूसरा क्या है आपका, विनाशी व्यक्तीकरण के लिए। दूसरा आपका है विनाशी व्यक्तीकरण के। जब विनाशी व्यक्तीकरण की हम लोग बात करते हैं, इसमें तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम। और जिसकी तीव्रता जब न्यूनतम होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि काश फाई की वैल्यू या उसकी 0 हो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे काश फाई पर क्या होगा, -1। काश फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। और जब इसकी वैल्यू -1 होगी तो फाई की वैल्यू क्या होगी, पाई 3 पाई 5 पाई। इस प्रकार से अगर फाई की वैल्यू आती है, हमेशा आपको क्या मिलेगा, काश फाई की वैल्यू -1। तब इक्वेशन, तब समीकरण 5 से हो जाएगा I1 I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और काश फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 इक्वल टू, फिर इसी प्रकार से I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 I इक्वल टू पूर्ण वर्ग बनाएंगे, फिर से I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन है किस टर्म में, तीव्रता के टर्म में, I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। ये आपका किस कंडीशन में आएगा, मिनिमम, मिनिमम। इसी को अगर हम लोग जो है आयाम के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये पीछे दिखाया गया I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, इसका A स्क्वायर है यहाँ पर देखिए अंडर रूट है, या इसको ले सकते हैं अंडर रूट
आई प्रोपोर्शनल ए, इसका यूज किया गया। ये आपके दो कंडीशन हो गए, एक आपका विनाशी हो गया और एक आपका संपोषी हो गया। तो ये आपका संपोषी व्यक्तिगण और विनाशी व्यक्तिगण जो है कंप्लीट होता है। इस पर डिपेंड आपको एक क्वेश्चन, क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन जो 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे यूपी बोर्ड परीक्षा में मैक्सिमम आपको मिलेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन। और डेरिवेशन तो आपको डेरिवेशन के अंदर इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको डेरिवेशन इक्वेशन क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जो न्यूमेरिकल आपको दिए रहेंगे, वैल्यू कैसे दी रहेगी, आयाम आपको दिए रहेंगे, 2 तरंगों के आयाम, उसे पूछेगा अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं को ज्ञात कीजिए या अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, या आपकी तीव्रताएं दी गई हैं, आयाम के अनुपात ज्ञात करने हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसी पर डिपेंड आपके क्वेश्चन है। थैंक यू, धन्यवाद।